हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। तो फिजिक्स के क्वेश्चंस हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं जो कि पहले पूछे जा चुके हैं एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन में। अगेन आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ने वाले और देखने वाले हैं कि और किस तरीके के क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं। आप अभी यदि एनटीपीसी का पेपर दे रहे हैं और मेरे वीडियोज देख रहे होंगे तो आपको पर्टिकुलरली फील हो रहा होगा कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि या कि वो सेम ही रिपीट हो जाते हैं या ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है उनमें, है ना। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही अभी 2 दिन पहले हमने बिहार पीएससी का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया है, तो जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो जरूर विजिट करें वीडियो को। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, when a running car stops suddenly the passenger tends to lean forward because of, okay? जब एक चलती हुई कार अचानक से रुक जाती है तो यात्री किस कारणवश आगे की ओर झुक जाता है। नॉर्मली ये जो घटना है, जो मतलब कहना चाहिए इंसिडेंट है, कि सभी ने फील किया होगा, 99% लोगों ने तो फील किया होगा। या कि आप कभी बस में गए होंगे या कि आप कभी कार में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि आप जैसे ही ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। क्लियर? होता क्या है एक्चुअल में, या कहें कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो क्या कहता है। लॉ ऑफ इनर्शिया बोले या क्या बोले, या इसी को कहें जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम ठीक उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार रेजिस्टेंस काम करता है विद्युत धारा के फ्लो होने। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है, जिस तरीके से विद्युत धारा के फ्लो होने का अपोज करता है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, एग्जैक्टली वैसे इनर्शिया जो है प्रेजेंट सिचुएशन के चेंज होने का विरोध करती है। ध्यान देने वाली बात क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कि प्रेजेंट सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, जैसे या आप मूव कर रहे हैं या मूवमेंट हो रहा है सपोज, या कि आप स्थिर हैं। यदि आप स्थिर हैं तो मूवमेंट करने वाले हैं, यदि आप मूवमेंट पोजीशन पे हैं तो आप स्थिर होने वाले हैं, यानी चेंज तो होने वाला है। और एक्चुअल में जो चेंज होता है उसी चेंज होने को अपोज करता है क्या, इनर्शिया। अब यदि आप गतिमान हैं, ठीक है, गाड़ी में चल रहे हैं और अचानक से ब्रेक लगा, इट मीन्स आप रुके, यानी कि जो गतिमान था वस्तु उसने क्या किया, रोकने की कोशिश करी, यानी गतिमान जड़त्व का नियम लगा। यहाँ पर क्या लगा माय डियर स्टूडेंट्स, इनर्शिया ऑफ मोशन लगा, यानी कि कोई वस्तु गतिमान थी तो वह गतिमान रहना चाह रही थी, लेकिन आपने उसको रोकने की कोशिश की तो वहां पर क्या लगेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, और उसी वजह से आप आगे की ओर झुकते हैं। जैसे कि जब आप सपोज करिए, ठीक है, ऐसा बैठे हुए सीट पर, ये आपका पैर है ना, बैठे हुए हैं, ये आपका पैर है। तो जब आप बैठे हुए हैं सीट पर, ठीक है, तो गाड़ी चल रही है, कार चल रही है। क्लियर? आप किस पोजीशन पे हैं, मूवमेंट पोजीशन पे हैं। लेकिन जैसे ही कार रुकी, जब मूवमेंट पोजीशन पे हो तो आपका पूरा क्या है, बॉडी मूवमेंट पोजीशन पे। जैसे ही कार रुकी तो मतलब क्या हुआ, रेस्ट पोजीशन पे आई, यानी कि आपका जो लोअर पोर्शन था, दिस पार्ट, ये क्या हुआ, यह विराम अवस्था में आया, किंतु ऊपर का भाग गतिमान अवस्था में ही रहा, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो आगे की ओर झुक गया। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ होगा आई होप। बस आप इतना समझो कि इनर्शिया भी एक तरह का अपोज करता है। किस पे अपोज करेगा, यदि इनर्शिया ऑफ मोशन है तो गतिमान वस्तु को रोकने में अपोज करेगा, और यदि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है तो वो रेस्ट जो वस्तु है, स्थिर जो रखी हुई है, उसको गतिमान होने का अपोज करेगा। क्लियर? और इसी वजह से आपका जो सर है चलती हुई कार में क्या होता है, थोड़ा सा अचानक जब रुकती है तो आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि लोअर पोर्शन तो रेस्ट पोजीशन पे आ गया ब्रेक लगने से, किंतु अपर पोर्शन आपका रेस्ट पोजीशन पे नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी मूवमेंट पोजीशन पे थी। ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन आप क्या करोगे, थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाओगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे में, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली इनर्शिया ऑफ मोशन है क्या। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन द लाइट विल। क्लियर? एक कोलाइडी विलियन है, यदि उसमें से आप प्रकाश को गुजारोगे तो क्या होगा।
अब एक बात बताइए मुझे, यदि मैं 2 ग्लास लूं, ये प्रैक्टिकल आप बकायदा देख भी सकते हो, ठीक है। यदि मैं 2 ग्लास लेती हूँ, एक ग्लास ये है और एक ग्लास ये है ना। इस ग्लास में, पहले ग्लास में मैंने क्या किया, पहली ग्लास में मैंने पानी लिया, दूसरी ग्लास में भी मैंने पानी लिया, दोनों ग्लास में पानी ले लिया। ध्यान देना, पहली ग्लास में पानी में शक्कर थोड़ा सा घोल लिया, दूसरी ग्लास में पानी में मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया। अब जैसे ही मैं टॉर्च यहाँ पर लगाती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, टॉर्च लगाती हूँ तो हम देखते हैं कि यहाँ हमें प्रकाश दिखाई ही नहीं देता, किंतु जिसमें मैंने मिल्क डाला था, यानी कि मैंने इसको कोलाइडी विलयन बना दिया था, क्या बना दिया था, कोलाइडी विलयन बना दिया था, लेकिन इसमें से मुझे प्रकाश दिखाई देता है। यानी कि यदि कोलाइडी विलयन में से प्रकाश पुंज गुजरता है तो वह क्या दिखाई देता है, उसकी एक रे या कहना चाहिए किरण दिखाई देती, किंतु नॉर्मल में नहीं दिखाई दिया। आप एग्जैक्टली सेम ये प्रैक्टिकल किए होगे, स्कूल वगैरह में नहीं किए तो भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा कि जब प्रकाश जो है, प्रकाश की एक मजबूत किरण कोलाइड घोल से गुजारी जाती है तो प्रकाश क्या होता है। क्लियर। तो इसका नहीं पूछा है एग्जाम में, पूछा किसमें है क्वेश्चन, कोलाइडी का। तो प्रकाश क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्या होता है, स्कैटर्ड होकर के यहां से निकलता है और आपको दिखाई देता है। आइए आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल ठीक है। देखो ध्यान से दिख रहा है, इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टिंडल इफेक्ट भी पूछता है, इसका टेक्निकल टर्म है ना। ये टॉर्च दिख रही है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 बॉटल दिख रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल, इसमें पानी और शक्कर घुला हुआ है, इसमें हमने पानी और में दूध डाल दिया, इसमें भी, इसको हमने क्या बना लिया, कोलाइडी विलयन बना लिया। क्या बना दिया, कोलाइड सॉल्यूशन बना दिया। क्लियर, कोलाइड सॉल्यूशन बना दिया, या कहें कोलाइड विलयन बना दिया। अब एक बात बताओ, टॉर्च आ रही है, यहां पर नहीं दिख रही, किंतु आपको यहां पर ये येलो येलो पार्ट दिख रहा होगा। क्यों, एक्चुअल में जब आपने दूध डाला पानी में, तो पानी में दूध मिलेगा तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ जैसे ही आपने पानी में दूध मिलाया तो कुछ क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल आ जाएंगे। ध्यान देना, बहुत सारे पार्टिकल आ गए, है ना। जब बहुत सारे पार्टिकल आ जाएंगे और जब क्या होगा, यहां से लाइट आ रही है, ध्यान देना, लाइट आ रही है, तो लाइट आएगी, ये लाइट आई यहां से, इसमें तो पास ही नहीं हुई थी, लाइट जैसे ही आई तो इस पार्टिकल पे पड़ी, और ये जो पार्टिकल था यहां से हो गया लाइट का स्कैटरिंग इफेक्ट। स्कैटरिंग का मतलब है प्रकाश यहां से आया और बिखर गया। नॉर्मली क्या होता है, जब आप मिरर में रिफ्लेक्शन देखते हो तो प्रकाश पुंज आता है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि एक ही किरण क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती। जबकि कोलाइडी विलयन में क्या होता है, जैसे ही इस कण से टकराया प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर गया, सभी दिशाओं में। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती है। अगेन इस कण पे प्रकाश कुछ इस तरीके से बिखरेगा, अगेन इस तरीके से बिखरेगा। तो इस तरीके से बिखरते बिखरते आप क्या देखोगे कि एक लाइन ऐसी बन जाएगी। क्लियर, ये पूरी एक प्रकाश पुंज बना लेंगे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जैसे हमने टॉर्च दिखाया तो कोलाइडी विलयन में से हमें क्या होता है, प्रकाश दिखाई देता है, जबकि नॉर्मल में से नहीं। तो इसको हम और क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट कहलाता है कि जब कोलाइडी विलयन में से प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो स्कैटरिंग के थ्रू, ड्यू टू द स्कैटरिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, आपको क्या होता है, प्रकाश पुंज दिखाई देता है। द स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट, यानी कि कहने का मतलब वही है, स्कैटरिंग प्रॉपर्टी जो है विजिबल लाइट की बाय कोलाइडी पार्टिकल्स is called the Tyndall effect। क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, is called the Tyndall effect। यह कहलाता है Tyndall effect। नॉर्मली जंगल में तो सभी ने देखा होगा, पर्टिकुलर छोटे से होल होता है, जैसे बहुत सारे पेड़ हैं, वहां से एकदम प्रकाश कुछ इस तरीके से आ रहा होता है। रोशनदान यदि घर में होते थे पहले, तो लाइट आती थी बिल्कुल एक छोटे से उससे और एकदम ऐसे आकर के फैल जाती थी। क्लियर, तो वो भी टिंडल इफेक्ट का क्या है, एग्जाम्पल है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, कि प्रकाश की जो किरण है वो है आ करके कोलाइडी विलयन से जब गुजरती है तो क्या होता है। भाई ऐसा तो नहीं कि अनचेंज हो रही है, एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है, रिफ्लेक्ट तो हो ही नहीं रही है। एग्जैक्टली क्या हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स, बिखर रही है, यानी कहें कि
जो स्कैटरिंग प्रॉपर्टी है लाइट की, उसके थ्रू आपको क्या दिख रहा है, एक प्रकाशपुंज दिख रहा था। क्लियर हुआ? टिंडल इफेक्ट कब ऑकर होता है, तो ड्यू टू द स्कैटरिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट आप टिंडल इफेक्ट देख पाते हो। क्लियर? टिंडल इफेक्ट है क्या, जब कोलाइडी विलयन में से प्रकाशपुंज गुजारा जाता है तो आपको प्रकाश की एक किरण दिखाई देती है। क्लियर? यानी कि स्कैटरिंग प्रॉपर्टी जिम्मेदार है लाइट की, किसके लिए, टिंडल इफेक्ट के लिए। टिंडल इफेक्ट किसमें होता है, कोलाइडी विलयन में होता है। तो ये जो आपने भी क्वेश्चन देखा, इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है टिंडल इफेक्ट किस तरीके के विलयन में होता है, तो आप कहोगे कोलाइडी विलयन में। अगली बार क्वेश्चन में कोलाइडी विलयन, निम्नलिखित में से कोलाइडी विलयन कौन सा प्रभाव दर्शाता है, क्लियर, प्रकाश का, तो 4 ऑप्शन देंगे, टिंडल इफेक्ट रहेगा तो आप बता दोगे टिंडल इफेक्ट। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें माय डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम एन एरोप्लेन देयर इज इंक्रीज। क्या होता है जब कोई विमान एरोप्लेन से गिरता है, नॉर्मली होता है एरोप्लेन से विमान नीचे भेजे जाते हैं, क्लियर, तो उनमें क्या चेंज होता है या क्या बढ़ता है, पूछ रहा है। क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मास बढ़ता है, एक्सेलरेशन बढ़ता है या पोटेंशियल। भाई पोटेंशियल एनर्जी का तो सवाल ही नहीं उठता भाई, क्यों, गतिज ऊर्जा थोड़ी है, ये स्थितिज ऊर्जा है। और वस्तु स्थिति मतलब वस्तु कहना चाहिए स्टैटिक पोजीशन पे नहीं है, नीचे आ रही है, कंटिन्यू वेलोसिटी एक्सेलरेशन बढ़ता ही जा रहा है। क्लियर? तभी तो वो नीचे आ रही है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। क्लियर? अब मास तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं भाई, मास कहां से बढ़ रहा है, हमने जो चीज फेंकी वही तो नीचे जा रही है ना, ऐसा तो नहीं है जादू हो गया, हमने फेंका है एक, सपोज करो एक बॉम्ब फेंका, वो नीचे जाकर के इतना बड़ा बॉम्ब गिरा, ऐसा तो नहीं है ना, बॉम्ब वैसे नहीं फेंकेंगे नॉर्मली। एक बात कह रही हूँ, मतलब कोई भी यदि आप पार्टिकल फेंक रहे हो, कोई भी चीज फेंक रहे हो, तो ऐसा नहीं कि नीचे जाके बड़ी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी, तो मास पे तो डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, तो यस इट इज इंपॉर्टेंट दैट कि काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, बट मेरे हिसाब से या साइंस के हिसाब से जब कोई वस्तु प्लेन से नीचे आ रही है, कंटिन्यूअसली आ रही है, तो आप खुद ही बताओ जैसे ही जमीन पर गिरेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो शून्य हो जाएगी। और जो कंटिन्यू आ रही है तो किधर आ रही है, पृथ्वी के निकट आ रही है। ध्यान देना, कल के ही क्वेश्चन में बताया कि पृथ्वी की ओर आ रही है, यानी कि ये पृथ्वी की ओर आते आते पृथ्वी के जो सेंटर से कहना चाहिए जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगा का मतलब है कि हमारा एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। अब एक्सेलरेशन आप कहोगे मैम काइनेटिक एनर्जी, नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो जैसे ही पहुंचेगा वहां पे शून्य होनी है एग्जैक्टली, लेकिन एक्सेलरेशन जो है क्योंकि वो पृथ्वी के केंद्र की ओर आती जा रही है, पृथ्वी अपनी ओर गिराएगी, सीधी सी बात है, ऐसा तो नहीं चंद्रमा पे जाके गिरेगा, है ना, कि कोई मतलब एरोप्लेन से चीज आई और जाके चंद्रमा पे गिरी, पॉसिबल है क्या, नहीं भाई, इस पृथ्वी पर गिरेगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स यदि लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि जी बढ़ता जा रहा है क्योंकि वह पृथ्वी के निकट आती जा रही है, और एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जब कोई विमान पृथ्वी पर गिराया जाता है तो एक्सेलरेशन कंटिन्यू इंक्रीजेस। क्या कहोगे, एक्सेलरेशन कंटिन्यू इंक्रीजेस। क्लियर? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड इज। पीछे की तरफ ट्रैफिक देखने के लिए ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन एंड कॉन्वेक्स। क्लियर? पियानो कॉन्वेक्स भी है एक ऑप्शन में। अब एक बात बताओ मुझे, गाड़ी तो सभी लोग लगभग चलाते हैं, तो देखें साइड मिरर पे कई लोग तो कुछ और ही देखते हैं ना भाई, कुछ लोग मतलब काम की चीजें भी देखते हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ। जो साइड मिरर में ये देखते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ियां आ रही हैं, है ना, वो बड़े आसानी से समझेंगे। जो ये देखते हैं कि कौन बैठा है, बाकी उसकी बात अलग है। मेरी बातें कुछ लोग समझ रहे होंगे, है कि नहीं। देखो जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपका जो साइड मिरर है, साइड मिरर में एक्चुअली साइड मिरर में आप क्या देख पा रहे हो, तो पीछे की तरफ से कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितना ट्रैफिक है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या एक्चुअल साइज दिखता है गाड़ियों का, क्या गाड़ियों का साइज बड़ा दिखता है, नहीं, वह इतना छोटा प्रतिबिंब बनाता है कि आपको पीछे जितनी भी गाड़ियां हैं सब दिखें।
ठीक है, मैक्सिमम दिखे लगभग, है ना। ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा बना दे कि पूरे मिरर में सिर्फ एक ही कार दिखे, बाकी कार ही नहीं दिखे, नहीं पॉसिबल है। ऐसा हम सेट करके रखते हैं कि मैक्सिमम, यानी कि कहना चाहिए जो प्रतिबिंब है, इमेज बन रहा है, वह छोटा बन रहा है, नॉर्मल पोजीशन से छोटा बन रहा है। और जब मैंने मिरर पढ़ाया है तो सेम यही स्लाइड से पढ़ाया है। यदि आपने देखा होगा वीडियो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, नहीं देखें तो प्लीज एक बार वॉच करिए। कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्मेशन होती है हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होती है, वस्तु से छोटी बनती है, साथ ही सीधी बनती है। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स की वस्तु से छोटी और सीधी बनती है। सिर्फ यही चीज है जो कॉन्वेक्स मिरर को हम गाड़ी के रियर व्यू इमेज के रूप, रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं। क्लियर हुआ, यानी कि समझ आया होगा कि हम उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं गाड़ी के रियर व्यू मिरर में, क्योंकि यह सीधे के साथ साथ छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटे के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि वह सीधा प्रतिबिंब बनाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यह सीधा प्रतिबिंब बना रहा है तभी तो आपको गाड़ी उल्टी दिखे, भले छोटा दिखे तो मजा आएगा क्या यार, डरी जाओगे भाई उल्टी गाड़ी आ रही है पीछे से, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो इसलिए छोटी इमेज बनाता है, साथ ही साथ सीधी इमेज बनाता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर। क्लियर, या हम कहें कि गाड़ी के साइड मिरर में आप कौन सा मिरर यूज करते हो, कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं कहूं कि गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट पे आप कौन सा मिरर यूज करते हो, देखो ये बना हुआ है यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर। ये बकायदा साइड मिरर है जिसमें पीछे आने वाली सारी गाड़ियों का प्रतिबिंब आपको छोटा दिख रहा है, साथ ही साथ सीधा दिख रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं ये सीधी हैं। क्या ये गाड़ियां उल्टी हैं माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं, सीधी हैं। साथ ही साथ अपनी जो लंबाई है उससे आपको छोटी दिख रही हैं। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनाता है। जो प्रॉपर्टी यहाँ पर एकदम फिट बैठ रही है कि हमको छोटा चाहिए साथ ही साथ सीधा चाहिए, इसलिए हम साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। साथ ही साथ हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं किसमें, फ्रंट लाइट में, फ्रंट हेडलाइट में, क्योंकि वह प्रकाश को फैला देता है, इसीलिए हम उसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। फैला देता है ताकि हमको क्या हो, पूरे रोड में हम देख पाए कि लाइट, मतलब लाइट ऐसे ही फैली रहे ताकि हम देख पाए इजिली कि किधर हमको जाना है एंड रोड व्यू हमको क्लियर रहे। क्लियर, चलिए तो हम कौन सा ऑप्शन लगाने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम ऑप्शन लगाने वाले हैं पीछे की तरफ से देखने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मोशन ऑफ अ बॉडी that repeats itself after a regular interval of time. Very easy question. यदि एक शरीर की गति जो अपने आप को समय के एक नियमित अंतराल के बाद दोहराती है। पहली बात तो आपको ये समझना होगा, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज यदि पर्टिकुलर समय अंतराल के बाद खुद को दोहरा रही है, इसका मतलब है बार 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 दोहरा रही है। ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है, और बार बार रिपीट होने वाली चीजें क्या होती हैं, पीरियोडिक होती हैं। या हम कहें पीरियोडिक नहीं बोल सकते तो हम उसको और क्या कहेंगे कि आवर्त बोलते हैं। आवर्त क्या होता है, आवर्ती होती है। एक्चुअल में आवर्ती का मतलब है बार 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 रिपीट होना। जिस तरीके से हम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को पीरियोडिक वेवफॉर्म कहते हैं, क्यों, क्योंकि वह पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट होती है, होती जाती है। क्लियर, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वह बार बार रिपीट होती है, इसलिए हम साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को पीरियोडिक वेवफॉर्म कहते हैं। अब बस ये एक एग्जाम्पल था। नॉर्मली यदि कोई चीज बार 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 रिपीट हो रही है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ, यानी कि कहना चाहिए कि उसका फिक्स टाइम है। ठीक है, या कि टी या कि 2t जितना भी टाइम है यानी फिक्स है, फिक्स टाइम के बाद वह रिपीट हो रही है तो क्या कहलाता है, अ पीरियोडिक मोशन, या कहें एक आवर्ती गति। क्या कहलाओगे, आवधिक नहीं, आवर्ती गति। आवर्ती गति कहलाता है, क्यों, क्योंकि वह बार बार फिक्स टाइम पीरियड के साथ रिपीट होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स।
1 बार इज इक्वल टू, एक बार क्या है, पहली बात तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कभी पूछ सकता है कि बार किसको मापने की इकाई है। क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि बार किसको मापने की इकाई है। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए, बार जो है दाब या प्रेशर मापने की इकाई है। क्लियर। अब प्रेशर मापने की जो एसआई यूनिट है वो तो पास्कल है, ठीक है, साथ ही बार से भी हम क्या करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं। अब 1 बार इज इक्वल टू क्या रिलेशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 10⁵ पास्कल। क्लियर। मैंने एक लेक्चर लिया है जिसमें मैंने जो प्रेशर मेजरमेंट की कितनी सारे यूनिट्स हैं वो भी बताया है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है या कहें कि विशिष्ट गुरुत्व जो है वह किस अनुपात के रूप में बताया जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है पानी के घनत्व के लिए पदार्थ का घनत्व। क्लियर। दूसरा कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के लिए पदार्थ का घनत्व। तीसरा कह रहा है पदार्थ के घनत्व के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अगला कह रहा है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वह जो है रेशियो होता है किसका, ऑब्जेक्ट के साथ वाटर का, यानी कि डेंसिटी क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। हम जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो इसका मतलब होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि जब भी पानी के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, यानी कि पानी के घनत्व के साथ बात की जा रही है, तो वो कहलाती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर। यानी कि ऑब्जेक्ट अपॉन H2O या वाटर आप याद रख सकते हो, यही रेशियो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक और नाम है माय डियर स्टूडेंट्स रिलेटिव ग्रेविटी। आप दोनों को ही याद रखोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले या रिलेटिव ग्रेविटी बोले, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब आप बोलोगे मैम कैसे ये विमा विहीन हुआ या कैसे डायमेंशनलेस हुआ, तो आपको ध्यान देना होगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का घनत्व ले रहा, भाई वही होगा द्रव्यमान बटे आयतन। पानी का घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, भाई सीधी बात है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या यूनिट बनेगी, कुछ नहीं। क्लियर। जब कुछ नहीं बनेगी तो हम इसको क्या बोलेंगे कि यह जो है डायमेंशनलेस है। क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये भी एग्जाम में पूछता है माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही डेंसिटी का रेशियो है जो कि डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रेशियो है वो किसका होता है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो हम सीधा कहेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हमारा क्वेश्चन जो था वो ध्यान देना था कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किसका रेशियो है, तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस या कि ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, है कि नहीं। अभी अभी हमने देखा माय डियर स्टूडेंट्स, देखा ना कि जो डेंसिटी ऑफ सब्जेक्ट है मतलब ऑब्जेक्ट है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज द रेशियो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ वाटर का जो रेशियो है वही कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो कौन सा ऑप्शन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बनेगा तो बन जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 28 कह रहा है अ मेटल बॉल एंड रबर बॉल बोथ हैविंग द सेम मास स्ट्राइक अ बॉल नॉर्मली विद द सेम वेलोसिटी, द रबर बॉल rebounds and the metal ball does not rebound, it can be concluded that। हाँ,
हमने बचपन में तो खूब बॉल खेली, सभी लोग खेलते हैं। मस्त चाइना बॉल को फेंको फेंको फेंको, बार बार आती है ना, उचकती रहती है। नॉर्मली मेटल बॉल को फेंकोगे ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। वही चीज कह रहा है, यदि आप एक धातु की गेंद ले लो, है ना, और यदि एक रबर की गेंद ले लो, और दोनों ही समान द्रव्यमान की है, ध्यान देना दोनों की समान द्रव्यमान की है, तो समान वेग के साथ सामान्य रूप से एक दीवार पर फेंकते हैं, तो रबर बॉल जो है बार बार क्या होती है? उचकती है, रिबाउंड होती है। साथ ही मेटल बॉल रिबाउंड नहीं होती, ऐसा क्यों? तो आप खुद ही बताओ माय डियर स्टूडेंट्स कि जो मेटल बॉल है आपने फेंका, उसके बाद वो रिबाउंड ही नहीं होती। लेकिन आप यदि चाइना बॉल, नॉर्मली उसको रबर बॉल को फेंक रहे हो, मास यदि दोनों का सेम है, वेलोसिटी तो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन द रबर बॉल जो है रिबाउंड्स व्हाइल द मेटल बॉल डज नॉट। सो इफ m and v be the mass and velocity respectively, the change in momentum कितना होगा? 2mv होगा। जाहिर सी बात है, जब हम रबर बॉल को फेंकते हैं तो वो वापस आ जाती है, आती है, तो वह जितने संवेग से गई उतने ही संवेग से वापस भी आई। भाई मेटल बॉल नहीं जा रही है, यानी कि वो क्या हुआ, उसका जो संवेग होने वाला है, मोमेंटम होने वाला है, वो सिर्फ mv होने वाला है। तो वही चीज लिखा है कि मोमेंटम ऑफ मेटल बॉल क्या होगा? mv होगा। ये रबर बॉल सफर्स ऑलमोस्ट ट्वाइस the change in momentum as experienced by the metal ball। यानी कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जब हमने रबर बॉल को फेंका तो क्या हुआ? उसने 2 बार संवेग फील किया, जबकि मेटल बॉल ने सिंगल बार किया। क्लियर? तो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था कि वह क्यों फील करता है, तो हम आंसर देंगे ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम, या कहें कि रबर बॉल का मोमेंटम ज्यादा हो रहा है क्योंकि यह रिबाउंड हो रही है, जितने संवेग से गई उतने संवेग से आ भी, यानी mv प्लस mv इज इक्वल टू 2mv हो रहा था। तो दी रबर बॉल्स कहाँ गया? द रबर बॉल सफर्स ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, एंड आई थिंक यही सही आंसर है। आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो रबर बॉल है इसमें ज्यादा संवेग हो रहा है 2mv का, क्योंकि वह जितने संवेग से जा रही है उतने संवेग से वापस भी आ रही है, जबकि मेटल बॉल रिबाउंड नहीं हो रही। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन 30th कह रहा है द डायमेंशन ml2 करस्पॉन्ड टू, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस चिन्ह होना चाहिए, है ना, mlt टू द पावर -2 होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि +2 से तो कोई भी आंसर नहीं होने वाला है। क्या? तो पहला है फोर्स, दूसरा है वर्क, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। देखो नीचे से चलते हैं, इजी है। वेलोसिटी का कितना होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? lt टू द पावर -1 होता है कि नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट्स? होता है। एक्सेलरेशन का होता है lt टू द पावर -2। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया है, बिल्कुल वीडियो देख सकते हैं मेरा। वर्क डन, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और विस्थापन से आ जाएगा ये। क्लियर? इसका भी नहीं हुआ। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, mlt टू द पावर -2। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि फोर्स का जो है आंसर मैच हो गया। तो डायमेंशनल से तो कोई भी क्वेश्चन है, मैं गारंटी दे रही हूँ, आप वीडियो देखे हो तो आप कर लोगे। क्लियर? जितने क्लास में करा दे रहे हैं उतने ही लगभग पूछे भी जाते हैं, है ना, ऐसा कोई बहुत टफ उठा करके नहीं पूछ देगा। क्लियर? तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था आज का हमारा अगेन फिजिक्स का कुछ स्पेशल क्वेश्चंस का डिस्कशन, जो कि एसएससी और रेलवे के क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए डिस्कशन के साथ। थैंक यू क्लास।